तो तुम टॉप कर जाओगे, मुश्किल आएगा तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, रैंक तुम्हारा वही रहेगा, चाहे पेपर आसान है चाहे मुश्किल है। तो इससे अच्छा इस बात पे फोकस करने के बजाय अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम दो, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बनाओ। इसका टेंशन ले पेपर कैसा आएगा, कैसा भी पेपर आएगा तुम्हारा रैंक ऑलमोस्ट वही रहना है, रैंक में कोई फर्क नहीं आने वाला है। ओके जी, हाँ क्वेश्चन जो लोग चैट में लिख रहे हैं 51 इसका। ठीक है, देखो इसमें क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है कि एक्स वाई बी द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट पीडीएफ। अब पीडीएफ को ध्यान से देखो, यहाँ है एक्स पॉजिटिव और यहाँ से खोलोगे तो y की वैल्यू है -x से +x में, ठीक। एंड यहाँ है x पॉजिटिव। तो अब कोशिश करो इसको। अब क्या पूछा आपसे, e ऑफ x गिवन y। तो इस तरह क्वेश्चन के दो तरीके हैं, या तो मैं ज्वाइंट पीडीएफ को ऐसा लिख दूं, है ना, कि ये जो ज्वाइंट पीडीएफ मुझे दिया है मैं इसको कोशिश करूं कुछ ऐसा लिखे जैसे x फ्री है, या है ना, तो या तो आप ऐसा लिखो एफ एक्स ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स गिवन वाई, एक्स गिवन वाई ऐसा लिख दो। सॉरी वाई गिवन एक्स होगा ना यहाँ पे, तो फिर वाई गिवन एक्स होगा। तो अगर एक्स यहाँ लिख दिए तो यहाँ वाई गिवन एक्स लिखना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है, नहीं तो प्रॉपर वे में जाओ। एक है, नहीं तो उसमें क्या है दूसरा अप्रोच, अगर ऐसा नहीं लिख पा रहे हो, दूसरा तरीका है कि ज्वाइंट दे रखा है तो तुम्हें क्या चाहिए, ई ऑफ एक्स गिवन वाई, तो पी डी एफ ऑफ एक्स गिवन वाई चाहिए। तो आपको ज्वाइंट पता है, तो आप एक काम करो, वाई का मार्जिनल निकालो, दूसरा अप्रोच। अब एफ ऑफ एक्स गिवन वाई निकालो, एफ ऑफ एक्स गिवन क्या होगा, एक्स गिवन वाई ना, तो ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, और फिर उससे एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। अब बताओ किस पे फिट कर पाओगे। एक ये तरीका, यहाँ से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा। हालांकि ये है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी है कि वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कैसा है। अगर आप ऐसा लिख पाओ तो ऐसा भी लिख सकते हो, वो तो डिपेंड करेगा कि आप कैसे लिख पाओगे। तो इस क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है यही अप्रोच ठीक रहेगा। देखो उसमें हम लिख पाएंगे क्या, एक्स पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल 1 कह सकते हैं, तो इसका पीडीएफ क्या होता, 1/2x होता। तो या तो मैं ऐसा करूँ कि 1/2x करके गामा बना दूँ इसको। देखो अगर मैं वैसा लिखना चाहूँ तो, लेकिन मुझे तो x गिवन y चाहिए, तब भी ज्वाइंट अपॉन y का मार्जिनल चाहिए होगा। तो y का मार्जिनल तो निकालना ही पड़ेगा, तो ये निकालो, y का मार्जिनल कैसे निकलेगा, ये नहीं निकाल सकते और हो। इसके रिस्पेक्ट में जॉइंट को इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ, तो यहाँ हाँ अगर मैं सर, इसका मैंने निकाला है, y का मार्जिनल है ना 1/2 इंटू ई रेस टू माइनस मॉड y आ रहा है। रुकिए रुकिए एक मिनट, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स वाई इसको इंटीग्रेट करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये ग्राफ बनाओ, एक्स का ग्राफ बना के दिखेगा आपको क्या है। सो आप इसका ग्राफ बनाओ ना, इसके सपोर्ट का। मतलब ये सब आसान क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन है यहाँ पे, इसमें क्या ही क्वेश्चन अगर मैं पूछूं इसमें है क्या। सो सिंपल आप ग्राफ बनाओ और देखो क्या हो रहा है। ट्राई करके आए हो भाई, किसका डाउट है बताओ भाई, ट्राई किए हो तुम, कोशिश किए हो। सर इसमें मैंने लिमिट वो 0 to ∞ ले लिया क्यों जीरो से इन्फिनिटी क्यों लेंगे, था, ये मार्जिनल यहाँ निकालने में तो एक्स तो वैसे आंसर नहीं आ रहा। एक्स तो यहाँ भी है, कैसे जीरो से इन्फिनिटी ले लेंगे, एक्स तो इसमें भी है ना, तो इसको कैसे इग्नोर कर देंगे हम। तो इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा ना आपको। मतलब ये सब तो बीएससी में भी ये सब कोर्स रहा होगा ना, तो इतना आइडिया तो है कि जब यहाँ दे रखा है कि मॉड वाई है लेस देन इक्वल टू एक्स, तो यहाँ भी है, तो इसको कैसे छोड़ देंगे जब हम एक्स की लिमिट ले रहे हैं। तो वो जब यहाँ एक्स नहीं होता तो हम ये लेके काम चला लेते, बट यहाँ एक्स जब है तो उसको कैसे छोड़ेंगे, तो ग्राफ बनाओ ना। ये सब बेसिक क्वेश्चन भूल गए। इसमें y की लिमिट -x से x है, तो या पहले x बराबर मॉड y का ग्राफ बना लो, बाउंड्री है ना, तो x बराबर मॉड y का ग्राफ बनाओगे ये आएगा। ठीक है जी, या वैसे बनाना है ना, तो y की वैल्यू माइनस, या वैसे बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे ये है कि आपका y बराबर x इधर ले जाओ, y बराबर -x, क्योंकि बाउंड्री अगर आप पहले बनाते हैं
एंड देन x पॉजिटिव है, तो ये वाला रीजन आपका अभी सपोर्ट है, दिस इज द सपोर्ट। ये जो सेट कर रहा हूँ ये जॉइंट पीडीएफ का सपोर्ट है। यहाँ 0 से इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा, हमें तो सपोर्ट उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ 2 पार्ट में इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, जैसे मैं y का पीडीएफ निकालना चाह रहा हूँ ना, y का पीडीएफ निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या सिखाया, x के इंटीग्रेशन लेने के पहले हमें क्या करना होता है कि स्ट्रिप x के रेस्पेक्ट में रखते हैं ना, ऐसा इस तरह से। तो x की लिमिट यहाँ होती x बराबर y से इन्फिनिटी, यहाँ x की लिमिट क्या होगी x बराबर माइनस वाई से इन्फिनिटी। अब ये ब्रेक होगा इस पार्ट पे, तो ये 2 पार्ट में निकलेगा ये y का पीडीएफ, ठीक है ना। तो y का पीडीएफ क्या होगा, एफ वाई ऑफ वाई इंटीग्रेशन ज्वाइंट पीडीएफ क्या है, हाफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब अगर आप y इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में अगर काम करोगे तो यहाँ पे x की लिमिट होगी y से इन्फिनिटी, तो x की लिमिट होगी y से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये तो ये तुम्हें लिखना, ठीक है, मत लिखो। ये कब है, अगर y जब पॉजिटिव है। और दूसरा केस होगा हाफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स जब y नेगेटिव है, x एक्सेस के नीचे y नेगेटिव है। तो जब y नेगेटिव है तो क्या हो रहा है, इस वाले रीजन में देखो, इस वाले रीजन में क्या होगा, तो जब y नेगेटिव है तो यहाँ पे x की लिमिट, यहाँ x बराबर माइनस वाई है, यहाँ इन्फिनिटी है, तो माइनस वाई से, ठीक है, और x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, क्योंकि y यहाँ नेगेटिव है ना, इसलिए माइनस वाई से इन्फिनिटी। अब इसको इंटीग्रेट कर बताओ, तो मेनली आपको क्या चाहिए, आपको y बराबर माइनस 1 पे चाहिए। तो मेनली अगर न्यूमरेटर ये पार्ट नहीं भी सॉल्व करोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चाहिए आपको, क्योंकि आपका जो y गिवन है वो -1 है, तो नेगेटिव के लिए चाहिए आपको। तो ये वाला पार्ट सॉल्व करो, मेनली सेकेंड वाला पार्ट, इसको इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा। मेनली ये बॉटम वाला पार्ट बताओ, बॉटम वाला पार्ट को इंटीग्रेट करो, माइनस वाई से इन्फिनिटी लिमिट रखना और सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। वन अपॉन टू इंटू y आएगा। अच्छा आप तो पहले ही बता रखे, तो क्या 1/2 ई की पावर प्लस वाई या माइनस वाई, वाई प्लस वाई या माइनस वाई, सर प्लस वाई प्लस वाई। y ये तब है जब y नेगेटिव है। तो मुझे अभी इसी में इंटरेस्ट है, क्यों, क्योंकि मेरा जो y यहाँ गिवन है वो नेगेटिव है। तो अब y को -1 रख दो, अभी क्या निकाला मैंने, अच्छा बाद में पुट करेंगे, ठीक है रहने दो। तो अभी के लिए ये है, तो अभी नेगेटिव के लिए इसलिए क्योंकि मुझे नेगेटिव दिया है। अब मुझे क्या जी ई ऑफ एक्स गिवन वाई चाहिए, तो मुझे एक्स गिवन वाई का पीडीएफ निकालना पड़ेगा। अब एक्स गिवन वाई का पीडीएफ क्या है, तो इसको पुट करो, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स गिवन वाई, तो ये ज्वाइंट कितना था, हाफ ई की पावर माइनस एक्स, और y का पीडीएफ क्या है, हाफ ई की पावर y। ये कब है, जब y नेगेटिव है और x पॉजिटिव, x तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये तब है जब y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, तो इसके लिए है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, हाफ हाफ कट गया, तो आया क्या, तो को अगले पेज पे लिखता हूँ, इसको ऊपर ले आओ, तो ये हो गया एफ ऑफ, क्या निकाला है, एक्स गिवन वाई ना, एक्स गिवन वाई, ई की पावर माइनस एक्स पहले से है, ई की पावर माइनस वाई हो गया, तो यहाँ वाई नेगेटिव और यहाँ एक्स पॉजिटिव, यही है ना, ठीक है। यहाँ तक वो देख लो कैलकुलेशन। अब आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मुझे किसकी जरूरत है, एफ ऑफ एक्स गिवन वाई बराबर -1, तो रख दो एक्स गिवन वाई बराबर -1, यही है ना, तो -1 रखना है, तो -1 रख दो, क्या होगा e इंटू ई की पावर -x, ऐसा कुछ चेक करो भाई, तो प्लस हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है कि आपको गिवन है, एक मिनट लिखने में गलती नहीं, इसमें क्या है कि मैं जॉइंट लिख रहा हूँ ना, तो जॉइंट में मुझे y का सपोर्ट x के टर्म में ही लिखना पड़ेगा, है ना। सो x मोर देन इक्वल टू मॉड y, यहाँ ध्यान दो, ये कंडीशन मैंने अभी मिस किया है, क्योंकि दोनों रखना पड़ेगा ना, मतलब हमें इन दोनों कंडीशन का ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि x दोनों जगह है, सो हमें इन दोनों कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ जो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ y नेगेटिव है x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव अकेले नहीं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा कंडीशन एक्चुअली ये नहीं है x पॉजिटिव, इन दोनों का कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो अब लिखना पड़ेगा x मोर देन इक्वल टू मॉड y, और मॉड y नेगेटिव हो नहीं सकता, तो x ये एक्चुअली सपोर्ट है, x मोर देन इक्वल टू मॉड y, तो यहाँ सपोर्ट ये रखना पड़ेगा, क्यों,
क्योंकि x यहाँ भी है ना, तो आप x को इग्नोर नहीं कर सकते। सपोर्ट में जहाँ जहाँ x है पूरा कंसीडर करना है। तो यहाँ कह रहा है x पॉजिटिव है, यहाँ कह रहा है x मोर देन मॉड y है, तो मॉड y तो पॉजिटिव ही है। तो कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, कंबाइन करोगे तो x मोर देन इक्वल टू मॉड y मोर देन 0 या मोर देन इक्वल टू 0, ये सपोर्ट है आपका। ठीक है, तो ये चाहो तो ये लिख लो, कंबाइन कर लो। फाइनली यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ, यहाँ थोड़ा करेक्शन होगा। तो ये जो क्वांटिटी आपके पास सपोर्ट है कि x जो है मोर देन इक्वल टू मॉड y और ये मोर देन 0 है ना, मॉड y मोर देन 0 है, y तो नेगेटिव है, ये सपोर्ट है यहाँ पे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, y को -1 रखा मैंने, है ना, तो y को -1 रखा तो e हो गया। तो यहाँ से y -1 ऑलरेडी, y नेगेटिव तो है ही, मेनली यहाँ x का PDF है जब y गिवन है। तो x का सपोर्ट क्या होगा ये मैटर करता है। y यहाँ नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने y नेगेटिव के लिए लिखा था इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो अब नेगेटिव रख दिया तो इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से लिखो तो x मोर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। ठीक है, क्यों 1 हो जाएगा, बिकॉज है ना, तो यहाँ x की पावर 1 है। तो अब बताओ ये आ गया, अब इसका एक्सपेक्टेशन निकाल पाओगे। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y बराबर -1, तो इंटीग्रेशन यस सर हो जाएगा। बताओ, अभी आंसर निकालो। अब ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, x का लिमिट है 1 से इन्फिनिटी। आंसर निकालो और बताओ आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा x इंटू ई की पावर -x dx 1 से इन्फिनिटी। सर हाँ जी, अगर इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे दिया हुआ गिवन y इक्वल्स टू -1, अगर सर यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 होता तो हम सर जो पॉजिटिव वाला पार्ट था पीडीएफ का ये उससे लेके डिवाइड करते या दोनों एडिशन से? इससे लेके हाँ ये चलते, वाला। फिर इससे लेके जाते। तो माइनस वाले को पार्ट को उसमें ऐड नहीं करते क्योंकि हम तो पीडीएफ यूज कर रहे हैं ना, पीडीएफ क्यों ऐड करेंगे। तो हम इसके साथ ज़्यादा सीडीएफ में वो ऐड होता है, पीडीएफ और सीडीएफ। यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव वाले का काम ही नहीं था, सिर्फ पॉजिटिव वाले काम। यहाँ पीडीएफ, मुझे पीडीएफ चाहिए था ना यहाँ पे, तो पीडीएफ ऑफ वाई। तो मेनली मुझे यहाँ पहले से पता है नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव वाला पार्ट लेके ही चला हूँ, ये चीज़ है। सर आगे आंसर 2 आया है इसका। कितना है, 2 आ गया। वरना शॉर्टकट एक ये था, यहाँ से अगर ध्यान से देखते तो x -1 गिवन y बराबर -1 एक्सपोनेंशियल 1 होगा। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ x -1 गिवन y बराबर -1 दिस इज 1। तो यहाँ से ब्रेक करोगे तो e ऑफ, ये दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ, एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका ये है, अगर यहाँ से आप देख पाओ तो e ऑफ x गिवन y बराबर -1 बराबर 1 को उधर भेज दो, तो e ऑफ x गिवन y बराबर -1 इज 2। तो यहाँ से भी हो जाएगा और यहाँ से भी 2 आया। तो ये एक दूसरा अप्रोच है, इससे भी आप कर सकते थे। ठीक है जी। तो 51 के बाद जो है, सर हाँ जी, सर स्टैंडर्ड कंटीन्यूअस में कुछ डाउट्स थे। किसमें? स्टैंडर्ड कंटीन्यूअस। हाँ तो जो चल रहा है वही कराएंगे ना, वो स्विच थोड़ी करेंगे। अब जो चल रहा है इसको एंजॉय करो, वेट करो। आप क्या वीआईपी हो क्या? अब वेट करो, जो चल रहा है उसको एंजॉय करो, जब टर्न आएगा जब पूछेंगे तो बताना। अभी जो चल रहा है उसको देखो। सो यहाँ से x1 सर x2 x3, 56 वाले में जो इसका सम है, मतलब सर इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज x1 x2 x3 x4 की रखकर फिर वैसे ही सॉल्व करना है जैसे प्रोबेबिलिटी में वो करते थे, ये मतलब कौन x1 कौन x2 सा x3 x4 की डिस्ट्रीब्यूशन है? सारी अरे पॉसिबल वैल्यू रखनी है ताकि उसका सम 6 आ जाए। नहीं नहीं, ये कौन सा वो भी एक तरीका है, उससे भी हो जाएगा लेकिन उससे लेंदी होगा। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, पहचान पाओगे? ये पीएमएफ कौन सा है? सर ये ज्योमेट्री दिख रहा है। हाँ, ज्योमेट्री। सो यहाँ से जो आप करेंगे x बराबर n, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 3/4 की पावर n-1, n की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। पहचानो इसको, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ है? ज्योमेट्रिक जैसे बताया आप लोगों ने। तो ये x तो is, सिमेट्रिक नंबर ऑफ ट्रायल्स वाला है। तो ज्योमेट्रिक में p क्या है, ये q है, ये p है ना, 1/4। तो मुझे बताओ कि ईच एक्स आई, यहाँ ज्योमेट्री क्योंकि आईआईडी है ना, सबका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है। तो ये जो x1 से x4 है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, मान लो इसका नाम मैंने y रख दिया, तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा?
सर ये तो नेगेटिव बाइनोमियल हो जाएगा फिर। जी, तो ये हो गया नेगेटिव बाइनोमियल विथ नेगेटिव पैरामीटर्स बाइनोमियल 4 4 कॉमा 4,1/4। अब बताओ, अब मुझे नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ पता है, 1/4। मतलब मुझे अब चाहिए y बराबर 6 की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हम निकाल पाएंगे? व्हाट इज पीएमएफ ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल अगर पूछा यस सर, जाए? हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ 1 से स्टार्ट है, तो ये नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस था, तो यहाँ जो y का सपोर्ट होगा वो स्टार्ट होगा 4 से, 4 5 6, ये होगा ना नंबर ऑफ ट्रायल है, तो इसका पीएमएफ आएगा y-1 चूज r-1। r कितना है यहाँ पे? 4 है ना, सो 4-1, सक्सेस की पावर 4, फेलियर की पावर y-4, क्योंकि y टोटल ट्रायल है, 4 बार सक्सेस, y-6, ये पीएमएफ है। अब इसको यूज करके आप इसके बेसिस पे अब y की जगह 6 रख दो, तो क्या होगा? 6-1 5, चूज 3, है ना, 5 चूज 3 एंड 3/4, हम y को 6 रख रहे हैं तो 2 आ जाएगा, 4 2 6, चेक कर लो, ठीक। तो यहाँ से इसकी निकालो वैल्यू कितनी, देखो कौन सा आंसर क्या आएगा। सॉल्व दिस, 5c3 इज 5c2, 5c2 इज 10, है ना, 10 इंटू 9/4 की पावर 6, ऐसा होगा, ये चीज़ है। कैलकुलेशन चेक करना भाई, कहीं गलती हो तो बताना, है ना। सर 0.021। अच्छा, कितना है 0 पॉइंट, ये देख लो बाकी लोग, ठीक। तो क्या है, नेक्स्ट जो है 60, तो इसके कई सारे अप्रोच हैं, है ना। क्या दिक्कत है बताओ, इसमें क्या डाउट है? ट्राई सर किए वो हो? z इक्वल टू मैक्सिमम x माइनस वाई कॉमा 0 वो फंक्शन था। दो नंबर का मैक्सिमम क्या होता है, कोई एक ही होगा ना इनमें सर से? जो इसके पहले हम्म सर वो जो एक उसमें यूनिवेरिएट में आप क्वेश्चन करवाए थे मैक्सिमम का, तो उसमें x,1 ऐसा कोई कांस्टेंट होता था, तो वो वाला ओपन करना आ रहा था, ये वाला नहीं आ रहा था। मुझे बताओ, दो नंबर का मैक्सिमम इनका और इनका मैक्सिमम जो है x-y है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कब होगा इन दोनों में, ये मैक्सिमम कब होगा x-y और x greater than y पे। जब x-y मोर देन 0 होगा, है ना, जब x मोर देन y होगा, राइट। और इन दोनों में 0 कब मैक्सिमम होगा, मतलब 0 लार्जर होगा, मैक्सिमम मतलब क्या, लार्जर, x लेस देन y। तो जब x लेस देन y होगा, है ना, तो ये कंडीशन आ गई। मान लो इक्वलिटी कहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, एक जगह लगा लो, तो वैसा है। अब ये जो x मोर देन इक्वल टू y है, अब ये जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ z बराबर 0 पूछा गया है, तो ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है कि z बराबर 0 निकालना है, तो z 0 कब है, जब x लेस देन y कर देंगे। होगा, और चूंकि ये IID है तो आंसर हाफ ही आएगा। IID रैंडम वेरिएबल में x लेस देन y इक्वल टू x मोर देन y, है ना।
हाफ, x इक्वल टू वाई 0 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया, तो ये आउट हो गया, ये इन हो गया। अब रहा बी और डी में से कोई एक सही होगा, कोई एक गलत होगा। तो क्या आपने जो हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाते थे मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का CDF निकालने के लिए, तो क्या उस तरीके से ट्राई कर पाओगे? अगर आपसे हम पूछें कि यू फाइंड द CDF ऑफ z मैनुअली टोटल प्रोबेबिलिटी लगा के, तो मुझे अगर z का CDF निकालना है, मान लो वेरिएबल कुछ भी t ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, t पॉइंट पे है ना, यहाँ पर z पे निकाला, z पे निकालना, z पे निकाल लो। सो स्मॉल z पे, तो क्या ये पढ़े हो? अभी हमने बहुत सारे ऐसे रैंडम मैक्सिमम बताया ना, मैक्सिमम x,1 x,5 ऐसे जो रैंडम वेरिएबल था उसका हम लोग CDF निकालते थे ना, तो उसका क्या आता था? जैसे ये सेम तरीके से ये भी होगा। हाँ ये सर, ये प्रोबेबिलिटी अब ये E1 इवेंट है, ये E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। z लेस देन इक्वल टू z इंटरसेक्शन। सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू y इनटू प्रोबेबिलिटी अब z लेस देन इक्वल टू z गिवन x मोर देन इक्वल टू y, ये होगा। प्लस वैसे ही प्रोबेबिलिटी x लेस देन y, इसे करके देखो, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू z गिवन x लेस देन y, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इस टर्म की वैल्यू निकालो। अभी मैं आपसे यहाँ पूछूं कि z का सपोर्ट क्या है, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ z? दूसरा अप्रोच भी है, अगर आप देखोगे ना तो x माइनस वाई जो है एक्चुअली वो यहाँ पे डबल एक्सपोनेंशियल है, तो उसके डबल एक्सपोनेंशियल का अगर आपको पता हो कि CDF क्या होता है तो डायरेक्टली आप टिक कर पाओगे, लेकिन जीरो भी है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मुझे ये बताओ z का यहाँ सपोर्ट क्या है, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ z? जैसे x क्या है, एक्सपोनेंशियल है ना xy, तो एक्सपोनेंशियल में होता है x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0। मैं पूछ रहा हूँ z का सपोर्ट क्या होगा? z है मैक्सिमम ऑफ xy, 0, तो व्हाट इज सपोर्ट ऑफ z? z का रेंज क्या है, सपोर्ट क्या है? कोई बताओ, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ z? ग्रेटर देन 0 ही होगा। ग्रेटर देन 0 से इन्फिनिटी मैक्सिमम जाएगा ना x सर। माइनस वाई 0 है तो नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि जब x मोर देन y तो ये होगा 0 से इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। बट ये था कि z बराबर 0 पे ये हाफ प्रोबेबिलिटी है, तो मतलब ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, z इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ये चीज़ है। क्योंकि z यहाँ तो देखो डबल एक्सपोनेंशियल का अगर तुम CDF देखोगे, सॉरी हाँ, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल इज डबल एक्सपोनेंशियल, जो कि लाप्लास भी होता है। अब लाप्लास का CDF देखोगे दो पार्ट में लिखा रहता है, जब सपोर्ट नेगेटिव है, जब सपोर्ट पॉजिटिव है। तो मेनली यहाँ सपोर्ट तो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव वाला सपोर्ट में देखो क्या आता है, नहीं तो इस तरीके से कंटिन्यू करो, ये है। तो अगर आप इस तरीके से कंटिन्यू करोगे तभी जैसे बताया मैंने कि ये हाफ है, ये प्रोबेबिलिटी तो हाफ हो गई। अब यहाँ बचा क्या, प्रोबेबिलिटी जब x मोर देन इक्वल टू y है तो z की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई, तो यहाँ आ गया x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू z, प्लस x लेस देन y हाफ। और अब यहाँ पे ठीक से समझो, z का सपोर्ट हमारा पॉजिटिव है। इनफैक्ट जब हम z का CDF लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो मेनली मुझे पॉजिटिव z के लिए चाहिए नहीं, तो यहाँ आएगा जब आपका x लेस देन y है तो कैपिटल Z की वैल्यू 0 है, तो 0 लेस देन इक्वल टू स्मॉल z गिवन x लेस देन y, जो कि गिवन कंडीशन हमने यूज कर लिया तो लिखने की अब जरूरत नहीं है, आप हटा सकते हो। अब आप कंटिन्यू करो, हाफ। अब ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू z, तो फर्दर ये तो हो जाएगा सर। जैसे z मान लो कोई फिक्स नंबर होता तो आप कैसे करते? x लेस देन z प्लस y कर देंगे तो हो हाँ, जाएगा। x लेस देन z प्लस वाई, फिर साथ में y का PDF लिखना पड़ेगा, तो y का PDF तो है मेरे पास। तो मैं कर दूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ ऐसे, देखो तो अभी के लिए यहाँ लिख देना प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू कैपिटल Y प्लस स्मॉल z प्लस हाफ। अब यहाँ ध्यान से देखो, 0 लेस देन इक्वल टू z, बस आपको ये देखना ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये जो हम देख रहे हैं z का सपोर्ट क्या था, यहाँ z एक्चुअली ये सपोर्ट में ही लिखेंगे z के, तो व्हाट इज सपोर्ट ऑफ z? मेनली हम तो ये ढूंढ रहे हैं ना, z मोर देन 0 के लिए, तो z मोर देन इक्वल टू 0 है, और ये क्या बोल रहा है, z मोर देन इक्वल टू 0, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है, इनसाइड ब्रैकेट? फॉल्स है सर। कैसे सर जब सपोर्ट पॉजिटिव है तो सर 0 से पहले क्या ही PDF होगा? समझे नहीं, तो ये ट्रू बोल रहा है फॉल्स बोल रहा है? z क्या फॉल्स है, नहीं है ना? z मोर देन True इक्वल है टू ना 0 sir? है ना,
हाँ मोर देन 0, तो तो यहाँ ये पे तो लेस देन 0 बोल रहा, उसकी कहाँ, प्रोबेबिलिटी पूछ लेस फॉल्स हो देन गया। कहाँ है? अरे भाई जीरो लेस देन इक्वल टू जेड वो लिखना और जेड मोर देन इक्वल टू जीरो लिखना, ये दोनों अलग अलग है सेम है? सेम है सर, सेम है, ट्रू। सॉरी। ये लिखना जीरो लेस देन इक्वल टू जेड या जेड मोर देन इक्वल टू जीरो, दोनों एक ही बात तो है। तो हमें तो पहले से पता है कि जेड पॉजिटिव है, जो सपोर्ट है वो पॉजिटिव है, वन हो जाएगा तो सर। स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू स्टेटमेंट इज काइंड ऑफ सैंपल स्पेस, फॉल्स स्टेटमेंट इज लाइक एम्प्टी सेट, इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये श्योर इवेंट है। ट्रू स्टेटमेंट इज अ श्योर इवेंट, फॉल्स स्टेटमेंट इज एम्प्टी सेट, ये इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज अ श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना बस रह गया। तो फिर देखो वहां से कंटिन्यू करता हूँ, हाफ इनटू, अब ये जो चूंकि यहाँ कैपिटल वाई है तो होगा क्या, इसको अगर फर्दर आप लिखोगे ना तो ये क्या बनेगा, पीडीएफ ऑफ वाई इनटू, मतलब यहाँ फिर से टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होगी क्योंकि वाई कैपिटल है। इसके दो तरीका, डबल इंटीग्रेशन से भी होगा, सिंगल इंटीग्रेशन से भी होगा, अब आप पे डिपेंड करता है कैसे करना चाहते हो। तो यहाँ होगा पीडीएफ ऑफ वाई इंटू वाई, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू y प्लस जेड। अब देखो पहले यहाँ कैपिटल y था, दिस वाज कैपिटल y, कैपिटल y को स्मॉल y लिखा क्योंकि यहाँ मैंने y का पीडीएफ यूज कर लिया, क्योंकि इनडायरेक्टली आप ऐसा समझो कि कैपिटल y ही था, मैंने यहाँ ऐसा लिख दिया है dy। तो यहाँ फिर से टोटल प्रोबेबिलिटी यूज हुई है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। y का सपोर्ट क्या है, 0 से इन्फिनिटी प्लस हाफ। तो अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि कैपिटल Y ही लिखो, तो ये है, बाद में y को रख दो, तो ये ऐसा, ये कैपिटल Y है अभी। अब मैं यहाँ y का पीडीएफ लिखा, तो पीडीएफ ऑफ y इनटू दिस गिवन y, जैसे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ए गिवन E1 काइंड ऑफ ऐसा। अब यहाँ इंटीग्रेशन समेशन क्यों नहीं लगा, क्योंकि समेशन डिस्क्रीट सेट पे लगता है, इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूअस सेट पे लगता है। तो ये इंटीग्रेशन समेशन जैसा ही होता है कॉन्टिन्यूअस सेट पे। तो चूंकि सपोर्ट z का सपोर्ट y का कॉन्टिन्यूअस सेट है, मतलब अनकाउंटेबल सेट है, तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी यूज हुआ। फर्दर ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी यूज किया है। अब इसको कंटिन्यू करो, अब ये प्रोबेबिलिटी निकालो। सो हाफ 0 से इन्फिनिटी, ये कितना था, एक्सपोनेंशियल था, लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा y। जी। सो लैम्डा के माइनस लैम्डा वाई। अब ये तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, x लेस देन इक्वल टू वाई प्लस जेड, मतलब CDF ऑफ x एट वाई प्लस जेड, क्योंकि y कैपिटल y को स्मॉल y रख दो, ये हो गया dy प्लस हाफ। CDF तो पता होगा आपको, x खुद एक्सपोनेंशियल है, तो 1 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा है हो ना। जाएगा e टू द पावर माइनस तो इसको लैम्डा फर्दर y ब्रेक प्लस करो, z। तो यहाँ से हाफ 0 से इन्फिनिटी लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा वाई, 1 माइनस ई की पावर, क्योंकि अच्छा सॉरी लैम्डा ना, लैम्डा हो जाएगा सर। हाँ क्योंकि यहाँ लैम्डा इंटू एक्स की जगह वाई प्लस जेड है, तो लैम्डा इंटू वाई प्लस जेड, ये है डी वाई प्लस हाफ। अब ये ठीक से इंटीग्रेशन करो इसका, तो y यहाँ गायब हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, तो अब आपका सीधा सीधा आंसर आएगा। अब आराम से इंटीग्रेट करो, देखो कौन सा ऑप्शन आएगा। सो इसको आप लोग इंटीग्रेट करो, दिख रहा है ना, विजिबल है ना। सो यू इंटीग्रेट केयरफुल्ली, और बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ये एक अप्रोच है, मैं कह रहा हूँ ऐसे 5, 10, 20, 100 अप्रोच हो सकते हैं, है ना। डबल इंटीग्रेशन से भी हो जाता है, मैं दूसरा तरीका बताऊँ आपको, तो ऐसे भी हो जाता है। प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 रहता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, डबल इंटीग्रेशन नहीं करते थे, यहाँ 2 की जगह z है, तो ये प्रोबेबिलिटी मैं ऐसे ना निकाल के मैं ऐसे भी निकाल सकता था डबल इंटीग्रेशन करके, तो उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ता मुझे, x माइनस y बाई 2, x माइनस y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ले लेते हैं। मतलब उसके हिसाब से ना, x माइनस वाई, ये z है तो मतलब हाँ x माइनस वाई का ग्राफ लेते हैं हम। तो इनका सपोर्ट तो पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, सपोर्ट तो इनका ज्वाइंट का सपोर्ट जो है यहाँ आएगा f ऑफ x कॉमा वाई, ये कहना चाह रहा हूँ, है ना, dx dy ऐसा। अब आपको लिमिट लगानी है उसके अकॉर्डिंग z के टर्म में, तो आंसर आ जाएगा z के टर्म में, ये भी एक तरीका था। तो उसके लिए देखना पड़ेगा क्या है, तो x माइनस वाई का ग्राफ क्या होगा। तो आपको समझना पड़ेगा x माइनस वाई बराबर समथिंग है, लेट्स से x माइनस वाई 0 है, तो x बराबर y हो जाएगा, फिर x माइनस वाई है ना, z तो नेगेटिव नहीं होगा, तो 1 2 3 z, ठीक है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेस देन इक्वल टू z है ना, तो z कोई रैंडम नंबर होगा, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू z, तो ये तो अभी 0 है, यहाँ x इक्वल टू y है, z मान लो 2 होता फॉर एग्जांपल, तो x माइनस वाई बराबर 2 का ग्राफ बनाते हैं हम, है ना।
तो x माइनस वाई बराबर 2 अगर होता तो क्या ग्राफ बनाते हम, x अपॉन 2 y अपॉन माइनस 2, ये है। तो डायरेक्टली वैसे ग्राफ बना लो, बेटर रहेगा, सीधा सीधा। मान लो यहाँ z है फॉर एग्जांपल, यहाँ माइनस z है, ठीक है। आप बनेगा ना x माइनस वाई बराबर, सो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू z का ग्राफ ये होगा जहाँ z पॉजिटिव है। सर यहाँ से इसको x लेस देन इक्वल टू z प्लस वाई नहीं रख सकते हैं? हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ किया तो है, बट आप कैपिटल y है, कोई स्मॉल y कोई फिक्स नंबर नहीं है, वो रैंडम वेरिएबल है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि चलो ऐसा कर देते हैं, आप ऐसा सोच रहे होंगे ना कि जैसे प्रोबेबिलिटी यहाँ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू z, ये z स्मॉल z है तो x माइनस वाई था ना, तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि चलिए ऐसा कर देते हैं कि x लेस देन इक्वल टू वाई प्लस जेड। फिर आप सोच रहे होंगे कि चलो भाई PDF ऑफ x dx 0 से y प्लस जेड कर देते हैं ऐसा, बट ये गलत है। अब कहाँ गलत है सोचो। तो सर आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का वो यूज करेंगे CDF y प्लस जेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y। क्या लिखना चाहेंगे, PDF ऑफ y इंटू CDF ऑफ x एट y प्लस जेड, यहाँ क्या लिखेंगे dy। तो ये मैं ऑलरेडी किया हूँ, यही चीज़ यहाँ हुआ है, आप कुछ नया नहीं बता रहे, यही तो लिखा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, PDF ऑफ y CDF ऑफ x प्लस वाई। तो सर आगे वो 1 प्लस 2 फिर क्यों आ गया? कौन 1 प्लस 2 आ गया? तो प्लस 1/2। ये तो इसकी वजह से आया था, ये टर्म था। अब यहाँ ध्यान से देखो ना, शुरू से स्टार्ट करो। अरे z की वैल्यू x माइनस वाई थोड़ी है मेरे भाई, जो आप बता रहे वो तब है जब z x माइनस वाई होगा। यहाँ z x माइनस वाई नहीं है ना, z क्या है x माइनस वाई तब है जब x मोर देन इक्वल टू वाई होगा, है ना, और z जीरो होगी जब x लेस देन वाई है। तो आप जो कर रहे हो जीरो को इग्नोर कर रहे हो, तो वो गलत आंसर आएगा। यस सर, यस। तो ये हाफ आया बिकॉज ऑफ दिस जीरो, इस जीरो की वजह से हाफ आया। अगर सिर्फ x माइनस वाई होता तो जो आप कह रहे हैं वो इतना ही करना पड़ता मुझे। अगर होता कि कैपिटल Z इज जस्ट x माइनस, तो उससे इजीली आ जाता। तो यहाँ ऐसा नहीं है, अगर सिर्फ होता z बराबर x माइनस वाई तो इतना करते हम, लेकिन वो जीरो भी है z, तो उसलिए मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ रहा है। करिए आराम से इंटीग्रेट करिए और बताइए। बाकी इसका रह गया, तो इसका मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। तो हमें चाहिए x माइनस वाई लेस देन, मैंने बनाया x माइनस वाई बराबर z, ठीक। अब x माइनस वाई लेस देन z किधर है, मोर देन z किधर है ना, तो 0 0 कर लेते हैं, तो 0 लेस देन z ट्रू है। तो ये ग्राफ है। अब आपको इस साइड इस रीजन पे e raised to the power minus lambda z/2 आया है। कोई ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, देखो ये जो ऑप्शन B और D है, इनमें से कोई आ रहा है? या तो ये ऐसा आएगा या आ रहा है सर। है ना, कोई एक आएगा, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं z मोर देन इक्वल टू 0 के लिए निकाल रहे हैं ना। वी आर फाइंडिंग फॉर z मोर देन इक्वल टू 0, क्योंकि z लेस देन 0 पे तो 0 ही होगा, क्योंकि सपोर्ट इसका नेगेटिव तो है नहीं, सपोर्ट तो पॉजिटिव है। तो बिफोर सपोर्ट CDF 0 होता है, तो हम z का CDF निकाल रहे हैं ना, ये है। यहाँ z है, ध्यान रखना ये z है, तो आंसर z के टर्म में आएगा। दिस इज z है ना, y प्लस जेड। आराम से कैलकुलेशन करो। और यहाँ भी ये भी CDF ऑफ z ही है, बट तब है जब सिर्फ z ऐसा होता। सर ऐसा ही एक क्वेश्चन और था सर, x प्लस मॉड x जब x नॉर्मल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो सर उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, वहां पे ये x प्लस मॉड x के क्यूब का एक्सपेक्टेशन पूछा हुआ है जैम में। सर जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा एक बार? तो लगाइए ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाइए। उसमें भी सर वही एक तरफ x ग्रेटर देन बन रहा है,
हम्म। तो सर जब x ग्रेटर देन 0 है तो 2x हो जा रहा है, जब x लेस देन 0 है तो 0 हो जा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे ही लगाइए टोटल प्रोबेबिलिटी x लेस देन y है। जैसे ये कर रहे हैं सेम तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी लगाइए। यहाँ किया ना मैंने यस दो पार्ट सर, में सेम तरीके से। यस सर। हम्म हम सर 0 को इग्नोर कर दे रहे थे, अभी कर लगा रहा। हम्म। हुआ कि नहीं भाई? कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी या डी? कोई बताओ जिनका आया है। बी आ रहा है सर। बी आ रहा है, ठीक है। सो सर बी बी आ रहा। हाँ, ऐसे भी डबल एक्सपोनेंशियल का आप सीडीएफ देखोगे ना तो पॉजिटिव जेड के लिए यही फॉर्मूला होगा। आप देखो डबल एक्सपोनेंशियल, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल है डबल एक्सपोनेंशियल, तो उससे भी हो सकता है। ये है। नेक्स्ट बताओ भाई। तो ये 60 हो गया, 60 के बाद क्या? 67 है कि 70 है? 670 दिख रहा है मुझे तो। बताओ भाई जिनका डाउट है। सर 70 है, 70 सर 70 है। हाँ ये सब तो कई बार कराए हैं, सब कितनी बार। ये तभी कराए होंगे जब क्लास चल रहा था। जैसे अभी हमने प्रूफ किया ना, जेड का सीडीएफ निकाला है अभी, सेम तरीके से यहाँ भी होगा। सिग्नम फंक्शन क्या होता है ना, इसको अगर तुम इसको थोड़ा और ब्रेक करते, जो लोअर क्लास में हमने पढ़ा था, तो ये होता है मॉड यू अपॉन यू या यू अपॉन मॉड यू, है ना। तो मॉड यू अपॉन यू जब यू नॉन जीरो है, मतलब इसी चीज़ को मॉड आ जाएगा सर। नॉन जीरो है, कहीं भी मॉड लगा दो, एंड जीरो जब यू जीरो है, ठीक है। एनीवे तो यहाँ से देख लो, तो मेनली आपको पता होगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, तो इक्वलिटी वाले पॉइंट को इग्नोर किया जा सकता है यहाँ पे। इसको y1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 लिख सकते हैं और y2 को मॉड ऑफ x2। एक मिनट देखते हैं। y1 क्या है, x1 सिग्नम फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, सिग्नम ऑफ x2 मॉड किसके ऑफ इक्वल x2 होगा? बाय x1 x2। मॉड ऑफ x2 बाई x2, हाँ। एंड ये जो y2 है, यहाँ x2 इंटू मॉड ऑफ x1 बाई x1, यही ना। फिर अब y1 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सर x2 बाय मतलब x2 ग्रेटर देन 0 होगा तो ये y1 इज इक्वल टू x1 हो जाएगा, और x2 लेस देन 0 होगा तो y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 हो जाएगा। तो x1 है जब x2 ग्रेटर देन 0 है, एंड जब x2 लेस देन 0 है। सेम तरीके से y2 एक्चुअली x2 हो जाएगा अगर x1 ग्रेटर देन 0 है, और ये माइनस x2 हो जाएगा अगर x1 नेगेटिव है। तो यहाँ से ये बताओ, अब आपको पता होगा चूंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है x1 है नॉर्मल 0 1, तो माइनस x1 क्या होता है, ये भी होता है नॉर्मल 0 1, है ना। अगर x1 है नॉर्मल 0 1 तो माइनस x1 भी नॉर्मल 0 1। सिमिलरली x2 नॉर्मल 0 1 है तो माइनस x2 भी नॉर्मल 0 1 होगा। ये है। यस सर, इसको मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया था, पेयर्स बना के किए, फिर कोवेरियंस निकालने गया तो सब कुछ कट गया, जीरो हो जा रहा था। जी जी। तो यहाँ तो से ये दोस्तों गलत हो रही है। तो इसमें क्या होगा, मेनली क्या है ना, ये भी नॉर्मल 0 1 है, ये भी नॉर्मल 0 1 है, ठीक है। अब आप यहाँ समझो, सो y1 नॉर्मल 0 1 है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, x2 नॉर्मल 0 1 है तो x2 मोर देन 0 क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 मोर देन 0? 1/2। 1/2। तो विथ हाफ प्रोबेबिलिटी x1 है, विथ हाफ प्रोबेबिलिटी माइनस x1 है, दोनों नॉर्मल 0 1 है। तो एट द एंड y1 नॉर्मल 0 1 है विथ प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि हाफ प्रोबेबिलिटी x1 होने की जो कि नॉर्मल 0 1 है, हाफ प्रोबेबिलिटी है माइनस x1 होने की जो कि नॉर्मल 0 1 है। तो y1 एक्चुअली नॉर्मल 0 1 है विथ प्रोबेबिलिटी 1। तो यहाँ से सिंपली समझ आता है कि y1 भी नॉर्मल 0 1 ही है। इसको आप प्रूफ कर सकते हो वैसे ही जैसे मैंने यहाँ किया है। अगर आप प्रूफ करना चाहो थ्योरेटिकली, डू द सेम वे लाइक दिस, है ना। ऐसे तो है, एक x1 है एक माइनस x1 है, x2 कंडीशन है, सेम ये वाला फॉर्मूला यूज करो तो प्रूफ करोगे, तो z का CDF निकालोगे तो आपका नॉर्मल का CDF आ जाएगा, सिंपल। तो वैसे भी अगर प्रूफ करना चाहो इस क्वेश्चन को
तो जैसे पिछला पार्ट है कि मान लो मुझे y1 का CDF निकालना है, तो वही चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी x2 मोर देन 0 इनटू x1 लेस देन इक्वल टू y, फिर प्रोबेबिलिटी x2 लेस देन 0 माइनस x1 लेस देन इक्वल टू y, दोनों नॉर्मल 0 1 है, तो बाद में हाफ इनटू CDF एट, है ना, सम पॉइंट y, CDF एट y, तो हाफ हाफ होके 1 हो जाएगा, CDF ऑफ z आ जाएगा नॉर्मल 0 1। यहाँ से भी सेम तरीका है कि y2 नॉर्मल 0 1 हो गया। यहाँ से ये प्रूव हो गया कि हमने y1 y2 नॉर्मल 0 1 कर दिया। अब देखो क्योंकि यहाँ y1 x2 पे डिपेंड कर रहा है, y2 यहाँ x1 पे डिपेंड कर रहा है ना, इंडिपेंडेंट, सॉरी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, y1 y2 का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, बट दे आर नॉट इक्वल रैंडम वेरिएबल, है ना, एंड डजंट मीन कि वो इंडिपेंडेंट होगा। तो आपको ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं, इक्वल रैंडम वेरिएबल, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड और इंडिपेंडेंट और डिसजॉइंट, ये चारों अलग अलग चीज़ें हैं। डिसजॉइंट है ना, इवेंट होता है ना उस तरह से, तो इवेंट में हालांकि जनरली वो आता है। तो अभी तुम ये तीन समझो कि रैंडम वेरिएबल में आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होना, इक्वल होना या इंडिपेंडेंट होना, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसका डायरेक्ट कोई इंटर रिलेशन नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा है कि y1 y2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जरूरी नहीं इक्वल रैंडम वेरिएबल, इक्वल थोड़ी अलग अलग है, डिफरेंट रैंडम वेरिएबल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है। आर दे इंडिपेंडेंट? नो, दे आर डिपेंडेंट, है ना, y1 x2 पे डिपेंड कर रहा है, y2 इस पे, सो y1 y2 कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। सो अभी के लिए मुझे क्या चाहिए, और इसीलिए आपसे ये कोवेरियंस पूछा है, कोरिलेशन पूछा है ना, तो पहले कोवेरियंस निकाल लो। तो यहाँ से अगर मैं कोवेरियंस निकालूं, तो अभी इतना क्या डिस्कस किया कि y2 नॉर्मल 0 1 है, y1 भी नॉर्मल 0 1 है, तो मुझे चाहिए पहले कोवेरियंस ऑफ y1 कॉमा y2, ये चाहिए ना, तो पुट कर दो। सो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, e ऑफ y1 y2 माइनस e y1 e y2। अब ये तो नॉर्मल 0 1 है, तो इसका एक्सपेक्टेशन 0, इसका एक्सपेक्टेशन 0, तो ये तो हो गया पूरा 0, तो गायब हो गया। तो ये बचा e ऑफ y1 y2, y1 रख दो, y1 क्या है x1 टाइम, तो ये पुट करो। मतलब इक्वल वाला को इग्नोर कर सकते हैं, क्यों इग्नोर कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी 0 होती, तो दैट कंडीशन कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है, सो उसको इग्नोर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मॉड x2 अपॉन x2, और आगे है y2, y2 ये है, तो ये हो गया x2 इंटू मॉड x1 अपॉन x1। तो यहाँ से हुआ क्या, x2 x2 से कट गया, x1 x1 से कट गया, तो e ऑफ मॉड x2 इंटू मॉड x1, और शुरू में आपको दे रखा था x1 x2 इंडिपेंडेंट है, ये पता है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो e ऑफ मॉड x2 इंटू e ऑफ मॉड x1, और दोनों नॉर्मल 0 1 है, तो आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे, √2 अपॉन पाई, √2 अपॉन पाई, तो फाइनल आंसर आ गया 2 अपॉन पाई। ये क्या आया, कोवेरियंस आया। मुझे क्या चाहिए, कोरिलेशन, लेकिन तो नॉर्मल 0 1 है, तो जिसका वेरिएंस 1 है उसमें कोवेरियंस और कोरिलेशन इक्वल ही होता है। सो कोरिलेशन बिटवीन y1 y2, क्योंकि यहाँ वेरिएंस 1 है ना, तो ये अभी इक्वल ही आएगा कोवेरियंस y1 y2 को, जो कि 2 अपॉन पाई आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लो भाई, सही है। तो हमें पाई अल्फा चाहिए, यही हमारा अल्फा है क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना, अल्फा वाज द कोवेरियंस, तो पाई अल्फा कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। अपॉन वेरिएंस से डिवाइड करते, वेरिएंस 1 है इसलिए हटा दिया मैंने ना, जरूरत नहीं है, देख लो, डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्या है भाई, 70/74, तो इसे बैठ के दूसरी तीसरी बार सॉल्व करोगे ये सब क्वेश्चन, तब जाके सच में आएगा, वरना अगली बार भी नहीं होगा, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी आए करना क्या है। ये वाला दिखा दीजिएगा फिर से, फॉर्मूला जो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला आपने लिखा था, कौन सा, टोटल प्रोबेबिलिटी सर जब निकाली थी, क्या दिखा दे, वो मतलब स्लाइड दिखा दीजिए, नहीं समझ आया। इसके पहले वाला क्वेश्चन सर दिखा दीजिए, और पहले, बस एक सेकंड।
यस सर, हो गया सर। क्या दिक्कत है भाई इसमें? लॉग का फॉर्मूला आता है, मतलब आसान क्वेश्चन है, इसमें कहाँ दिक्कत है? ट्राई कियो भाई? किसका डाउट है भाई? सपना? तो आसान क्वेश्चन है क्या? अगर x1 x2 x3 यूनिफॉर्म 0 1 है तो माइनस लॉग x1 माइनस लॉग x2 और माइनस लॉग x3, ये आईआईडी है ना, ये क्या होगा भाई? इसका क्या फॉर्मूला है? माइनस लॉग x1 माइनस लॉग x2 एंड माइनस लॉग x3। टू टाइम लेना चाहो टू भी कर सकते हो, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो चाहो तो, और टू लेना चाहो तो ये भी कर सकते हो। ये क्या होगा? दिस इज एक्सपोनेंशियल 1/2, एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/2, जो कि काई स्क्वायर 2 भी है, ठीक है। तो इसमें कर दो -2 से ऊपर मल्टीप्लाई, -2 से नीचे मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई कर लो, हो गया। यही है, तो हो जाएगा। अब सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसको ब्रेक करो, है ना। तो अभी के लिए मैं अगर इसका नाम मान लो फॉर एग्जांपल y1 रख दूँ, इसका नाम मैंने y1 रख दिया, इसका नाम y2 रख दो और इसका नाम y3 रख दो। तो ये है क्या? हमसे क्या पूछा गया है? e ऑफ y1 अपॉन y1 प्लस y2 प्लस y3 इस पूरे का होल स्क्वायर, यही पूछा गया ना। यही है, क्योंकि यहाँ पे ये तो ब्रैकेट में है, तो ये पूछा गया। अब इसको ब्रेक कर लो। अब इसके लिए कई सारे अप्रोच हैं, है ना। अगर तुम ऐसे देखो y1 y2 को फिर से कोई नया नाम दे दो, और y3 या y1 को अलग रखो, y2 y3 को साथ मान लो, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? ये है गामा में जाओगे तो गामा में यही चीज़ है, कितना भाई? काई स्क्वायर 1,1/2, है ना। तो ये हो गया गामा डिस्ट्रीब्यूशन। और गामा में एक थ्योरम है ना, तो ये है पहला y1, अच्छा y2 प्लस y3 यहाँ मैं साथ रख रहा हूँ। तो y2 प्लस y3 क्या है? गामा क्या ऐड होता है गामा में? फर्स्ट पैरामीटर, सो 2,1/2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। और y1 मुझे पहले से पता है ना, कि जो y1 है ये y2 प्लस y3 ऐसा है, एंड y1 है गामा 1,1/2, ये पहले से पता है मुझे। तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो बीटा बन जाएगा सर। हाँ, y1 अपॉन इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? बीटा कौन सा वाला? फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड? फर्स्ट काइंड। सो बीटा फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर y1 का पहले आएगा, 1, y1 का 1 है और y2 प्लस y3 वाला बाद में 2। ये हो गया। अब इसका मीन वेरिएंस निकाल सकते हैं, तो रीनेम कर लो इसको फिर से, है ना। सो अगर मैं इसको फिर से रीनेम करूँ, मान लो इसका नाम मैंने w रख दिया समझने के लिए, तो ये जो मेरे पास अब है ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ w स्क्वायर, जो कि होगा वेरिएंस ऑफ w प्लस e ऑफ w का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप निकालो कि क्या आएगा, w का मीन कितना है, बीटा का मीन वेरिएंस नहीं आ जाएगा। तो ये बीटा 1 2 है, तो निकालो। w जो हमने अभी डिराइव किया है वो है बीटा फर्स्ट काइंड 1,2, तो इसका मीन वेरिएंस निकालो, ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकाल लो कितना आएगा, दैट्स ऑल। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है क्वेश्चन है, हाँ। चलिए जी, अगला जिनका डाउट है सो so 88 84 87 सो क्या है भाई? सो
क्या ट्राई किए हो? इसमें क्या है? यस सर, इसमें ना ये मैंने ट्राई किया था, मैंने टी को 0 और एस को 0 पुट करके क्वेश्चन सॉल्व किया था। मुझे बस में कोवेरियंस कैसे निकालूं समझ नहीं आ रहा था। ओके, तो इसमें मेनली जो है ठीक है, म्यूट कर लो, अभी करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा देखिए। अभी इसमें ये क्वेश्चन जो है द जॉइंट एमजीएफ ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है इस तरह से। तो आपने क्या मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ पढ़ा हुआ है? अगर आपसे थ्योरी पूछूं, चलो थोड़े बैकग्राउंड देखते हैं कि मान लो x का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल n कॉमा p1, तो इसका mgf क्या होगा? x1 ले लो, तो t1 के टर्म में बताओ ये क्या होगा भाई? सर q प्लस p इंटू ई रेस टू t1 होल रेस टू n। यही होल रेस टू n। यही है। हाँ सर, नहीं एमजीएफ तो सर मैंने समझ लिया था, बस कोवेरियंस ही नहीं रुक पता जाओ था। अभी, अरे सीधा सीधा फार्मूला है भाई। x1 x2 अगर ट्राइनोमियल है तो इसका क्या mgf है? ट्राइनोमियल n p1 p2। So what is mgf of this x1 x2? इनवेरिएबल t1 t2। ये क्या फॉर्मूला है इसका? ट्राइनोमियल पढ़े हो? मल्टीनोमियल तो ट्राइनोमियल मतलब बाईवेरिएट बाइनोमियल। सर डायरेक्ट याद नहीं है ट्राइनोमियल का एमजीएफ में। हाँ तो डायरेक्ट कर भी नहीं पाओगे, फिर 1 घंटा लगेगा तब भी शायद नहीं कर पाओगे। सिलेबस इसलिए दिया गया है ना कि आप हर टॉपिक को पढ़ो, डेफिनेशन याद रखो, थ्योरम याद रखो, उसके बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओ। ऐसा तो नहीं कि एग्जाम रैंडम हो रहा है विदाउट रिवीलिंग सिलेबस या PYQ। तो जब सिलेबस आपको दिया गया है, ये सिलेबस का पार्ट है और आपको नहीं आता है तो क्या करेंगे? कोई बताओ जिनको याद है। What सर is मिल गया इसका ट्राइनोमियल का एमजीएफ होता है ना ब्रैकेट में 1 माइनस p1 माइनस p2 प्लस p1 इंटू ई रेस टू t1 प्लस p1 इंटू ई रेस टू t2 होल रेस टू n। ठीक है, अब इसके साथ कंपेयर करो जो आपको गिवन है। मुझे बताओ n क्या है, p1 क्या है, p2। ये फॉर्मूला लिख लो पहले। अब इसके साथ कंपेयर करो। यू नो एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हैज यूनिक mgf। तो इस mgf को ध्यान से देख के अब मुझे बताओ कि xy का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यहाँ से x कॉमा y का ट्राइनोमियल मुझे दिख रहा है, ट्राइनोमियल है, बस t1 t2 की जगह st इसने यूज किए हैं। सो आप मुझे बताओ ट्राइनोमियल व्हाट इज द पैरामीटर? n की वैल्यू क्या है, p1 क्या है, p2 क्या है, देख के बताओ, कंपेयर करो उस फॉर्मूले के साथ। यू कंपेयर इट विद दिस फॉर्मूला। सर p1 और p2 दोनों ही 1/2 है। कैसे 1/2 दिख रहा है? ध्यान से देखो। p1 e की पावर t1 के साथ है, p2 e की पावर t2 के साथ है, जो आपका s और वहाँ t है। कैसे आपको p1 p2 1/2 दिख रहा है? 1/2 1/4 है ना। तो यहाँ से हाँ जी। t1 t2, t1 s है, t2 t है। जो फॉर्मूला मैंने t1 t2 लिखा है इसने st लिखा है। तो t1 t2, तो ये n कितना है? n पावर में रहता है। सो 2 1/2 1/4, ये है n p1 p2। अब इसमें सीधा सीधा ट्राइनोमियल में फॉर्मूला है कोवेरिएंस का। मुझे किसी को याद है बताओ, पहले यहाँ देखते हैं। अब ये सब फॉर्मूला याद करने की चीजें हैं। अब आप थ्योरम आपको नहीं याद होगा, अब एग्जाम में थ्योरम प्रूव करोगे फिर तो 3 घंटे में शायद एक भी थ्योरम प्रूव नहीं हो पाएगा। एग्जाम प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं होगा। ये चीजें हैं, तो ये हाँ सब सर, आपको इसका याद रखना कोवेरियंस पड़ेगा। आएगा माइनस n इंटू p1 इंटू p2। हाँ, तो बस लगाओ इसको, हो गया। ये फॉर्मूला है ना, जो क्वेश्चन, क्योंकि जो पेपर बना रहे हैं वो भी किसी डेफिनेशन या थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन बना रहे हैं, ये चीज है। तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो दिस, ये चीज है। ये सर एक्चुअली वो है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में ना मैं ऐसा 1 को 0 मतलब एक वेरिएबल को 0 पुट करके सॉल्व कर रहा था ना, तो ये दिमाग में नहीं आया कि ये तो डबल सेम होने वाला है। उससे मार्जिनल आ जाएगा, लेकिन उसके लिए तो बाईवेरिएट का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा, तभी तो जॉइंट निकल पाएगा। ये है ना। ये सर वो बात दिमाग में नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक। तो
हो गया ना, आपको कोवेरियंस आ गया जो चाहिए आपको। ओके, सो दिस इज अ थ्योरी, नाउ यू कैन डू एवरी पार्ट, है ना। फर्दर इसके बहुत सारे रिजल्ट्स हैं ना मल्टी इसमें ट्राइनोमियल में, कि x1 होगा बाइनोमियल np1, x2 होगा बाइनोमियल np2, इवन x1 गिवन x2 होगा बाइनोमियल, है ना। तो इस तरह के थ्योरम्स हैं इसमें। तो आप जस्ट मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, मतलब ट्राइनोमियल n बराबर 2 के लिए है, मतलब बाइवेरिएंट ट्राइनोमियल है ना। सिंगल रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल 2 है तो ट्राइनोमियल, 3 होगा तो 4 नोमियल, 4 होगा तो 5 नोमियल, k है तो k+1 नोमियल, इस तरह से। सो 88 के बाद 87, इसमें क्या है, जो आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ध्यान से देखो, xi yi i 1 से 200 है, IID है, जिसका ये PDF थी। अब मैं यहाँ भी फिर से आपसे पूछूं कि xy का डिस्ट्रीब्यूशन क्या, व्हाट इज द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ xy, पहचान पाओगे? नो सर, नहीं कोई और नहीं। बताओ, एनीवन जिसको देख के देखो। PDF हर डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिक है, MGF हर डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिक है, और जितने डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लिखा हुआ है सिलेबस में आपको याद होना चाहिए, नाम के साथ सपोर्ट, PDF, मीन, वेरिएंस, MGF, ये तो याद होने चाहिए ताकि आप देख के पहचान सको कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई और बताओ जिनको समझ आ रही है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, XY का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे? बाइवेरिएट। इसको देख के बताओ ये क्या है, इसका शेप क्या होगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा? सर ये तो सर्कल है। तो सर इस सर्कल का एरिया कितना होगा? इस सर्कल का एरिया कितना है? 25 पाई। 25 हाँ, पाई। और ये 1/25 पाई दिया हुआ है, मतलब 1 एरिया है। जैसे यूनिफॉर्म, तो मैं अगर समझाऊं कि x है यूनिफॉर्म a, b, तो इसका PDF क्या होता है? 1/b माइनस 1/b। b माइनस a ही क्यों है? मतलब इसका सर बिल्कुल वही तो डिफाइन सर b ग्रेटर है ना a से, तो PDF पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, b माइनस a लेंथ है उस इंटरवल का, इसलिए b माइनस a है। सो यूनिफॉर्म में ये लेंथ है, तो 1 डायमेंशनल है तो PDF है 1 लेंथ, 2 डायमेंशनल है PDF है 1 एरिया, 3 डायमेंशनल है PDF है 1 वॉल्यूम। तो ये 1 एरिया है। जैसे मैं अभी ये पूछ रहा था कि ऐसा है कि x इज यूनिफॉर्म ओवर सम रीजन r या सम रीजन s, है ना, या रीजन r ले लो, तो यहाँ PDF क्या होगा इसका? इसका PDF होगा 1 ये मैं कह रहा हूँ 1 लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ इंटरवल AB, ऐसा है। ये है 1 एरिया ऑफ रीजन R, ये PDF है। तो यहाँ जो मैं आपसे पूछ रहा था ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, किस पे? इस सर्कल पे, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा क्या है, यहाँ पे आप ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एनीवे, अब यहाँ पे आते हैं थोड़े आगे। M be the कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। सो M is the number of elements in this set। तो इंडेक्स काउंट करना है, टोटल 200 रैंडम वेरिएबल था, उसमें से मुझे काउंट करना है कितने रैंडम वेरिएबल है जो इसके अंदर आ रहा है। और ये क्या है, इसको ध्यान से देखो, ये कौन सा है, इसका ग्राफ क्या होगा? अरे ये भी सर्कल ही होगा। किसका रेडियस कितना है? 0.5। 0.5, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ समझिए आप। सो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 था, ये सर्कल है जिसका रेडियस 1/2 है। तो इसने कहा है कि कोई रैंडमली 200 पॉइंट चूज करो बड़े वाले सर्कल में से। यू रैंडमली चूज 200 पॉइंट्स फ्रॉम द लार्जर सर्कल। नाउ M काउंट कर रहा है
कि कितने पॉइंट्स हैं जो इस स्मॉलर सर्कल में आया। m क्या काउंट कर रहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर इन द स्मॉलर सर्कल। तो मैं ठीक से लिखता हूं m को, समझो m है नंबर ऑफ xi कॉमा yi सच दैट xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4। तो इसको मैं एक साथ रख देता हूं, m इज नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो बताओ m का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सक्सेसेस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इन n ट्रायल्स, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स, बायनोमियल होता है। n यहाँ 200 है, तो बाइनोमियल विथ व्हाट पैरामीटर्स। सक्सेस मेरा ये है कि छोटे वाले सर्कल में कोई पॉइंट आया तो सक्सेस है, छोटे वाले सर्कल में पॉइंट नहीं आया तो फेलियर है। मतलब वी रैंडमली चूज अ पॉइंट, या तो इसमें होगा या इधर होगा, यही तो पॉसिबिलिटी। इनसाइड सर्कल आया तो सक्सेस है, फेलियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n बराबर यहाँ 200 है। तो तब उसकी प्रोबेबिलिटी तो वो छोटे सर्कल का एरिया अपॉन बड़े सर्कल का एरिया होगा। हाँ जी, बताइए स्मॉल p क्या होगा, व्हाट इज द स्मॉल p, एरिया ऑफ अब स्मॉलर सर्कल आंसर हो अपॉन जाएगा एरिया n ऑफ यहाँ पे। लार्जर सर्कल। पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, कितना आ गया 1/100, 100 ठीक है, यहाँ तक देख लो 4 × 25। हाँ तो ये हो गया। अब बताओ पूछा क्या है, अब यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली, देन p प्रोबेबिलिटी m मोर देन इक्वल टू क्लोजेस्ट टू। क्लोजेस्ट टू क्या बताना चाह रहा है कि हमें अप्रोक्सीमेट करना है एक्चुअली। क्लोजेस्ट टू का मतलब ये ना राउंड ऑफ करना है, अप्रोक्सीमेट करना है। तो अब यहाँ n लार्ज है, n जो कि 200 इज लार्ज, p जो कि 1/100 है इज स्मॉल। तो बताओ इसमें कौन सा अप्रोक्सीमेशन सूट करेगा, नॉर्मल। क्यों नॉर्मल क्यों सूट करेगा, नॉर्मल के लिए क्या कंडीशन है, पॉइजन के लिए क्या कंडीशन है, पॉइजन। कुछ कंडीशन है कब नॉर्मल लगाने अप्रोक्सीमेशन, कब पॉइजन अप्रोक्सीमेशन लगाने हैं बाइनोमियल का, क्या कंडीशन है, तो क्या क्राइटेरिया है। एन ज्यादा होना और प्रोबेबिलिटी मतलब लगभग 0 को टेंड करती है, तो नॉर्मल को चले जाते हैं इसमें। नॉर्मल में वैल्यू एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत लार्ज या बहुत स्मॉल प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तब नॉर्मल लगाते हैं। पॉइजन में n दोनों केस में लार्ज होगा, पॉइजन में ये है कि p शुड बी वेरी स्मॉल है ना, n शुड बी वेरी लार्ज या n शुड बी लार्ज, तो पॉइजन अप्रोक्सीमेशन लगता है। तो यहाँ पे पॉइजन अप्रोक्सीमेशन ठीक रहेगा। और वैसे भी तुम दोनों लगा कर देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑप्शन ऐसे ही पता चल जाएगा। इफ यू वांट यू कैन अप्लाई बोथ। देखो अब चूंकि आपको नहीं क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यू अप्लाई बोथ, देखो किससे आंसर मैच कर रहा है, ट्राई करके देखो। अगर मैं पॉइजन लगाऊंगा तो पॉइजन अप्रोक्सीमेट करेंगे, सो पॉइसन लैम्बडा, लैम्बडा इज np, np इज 2 m, तो m का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइजन 2। अब निकालो m लेस देन इक्वल टू 2 क्या होगा, तो ये निकालो। अगर आप नॉर्मल में सोच रहे हो तो नॉर्मल लगा कर देखो, np 2, npq 2/100 ये होगा, नहीं npq ना, तो 200 इंटू 1/100 इंटू 99/100, तो कुछ 198/100 कुछ ऐसा होगा, चेक करो भाई npq। ठीक है, तो इस तरह से होगा, इसको लगा के देखो वर्क करेगा, तो इट विल नॉट वर्क है ना, ये उसमें नहीं आएगा। एनीवे ये पॉइजन के साथ हो जाएगा क्योंकि n लार्ज है p स्मॉल है, सो विल अप्लाई पॉइजन अप्रोक्सीमेशन। और इसको निकाल के बताओ कितना आएगा। तो m का सपोर्ट क्या होगा पॉइजन में, m लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब लेस देन इक्वल टू 2 है, 1 है, सॉरी मोर देन इक्वल टू 1 है। एक मिनट, हमें क्या पूछा था, m मोर देन इक्वल टू 1 ना, सो हमें पूछा है m मोर देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है 1 माइनस कर लीजिए, बेटर रहेगा। सो बेटर इज टू, निकालो ये प्रोबेबिलिटी निकालो, हमें m मोर देन इक्वल टू 1 पूछा है, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी m लेस देन 1 ना, तो ये आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी m इज इक्वल टू 0, कितना आएगा 1 माइनस e की पावर -2, 2 की पावर 0/0 फैक्टोरियल, ये आंसर है राउंड ऑफ। चेक करो, डाउट है तो बताओ। करेक्ट है सर। नेक्स्ट क्या है जी, सो 87, 84
84 भी हमने कई बार सॉल्व किए हैं, है ना। क्योंकि इस तरह का ये क्वेश्चन है कि लगभग सबको डाउट होगा। तो ये क्वेश्चन अगर तुम देखोगे मेरे चैनल पे, मैंने 10-15 बार तो मैं ही सॉल्व करा चुका हूँ इस तरह सेशन में। वैसे तो होता नहीं सारे बच्चे एक साथ ज्वाइन करते हैं, कोई आज पूछ रहा है, कोई परसों पूछ रहा है, कोई ये पूछ रहा है, ये चीज़ है। पढ़ो भाई। ये क्वेश्चन है ना एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा था पहले, है ना। एक तो हमें 5 रैंडम वेरिएबल्स दिए हुए हैं बाइनोमियल 1,1/2 पे। फिर हमें k की वैल्यू दी है सम ऑफ ऑल 5 रैंडम वेरिएबल्स। और फिर u ऐसे डिफाइंड है k इक्वल टू 1 to 5 x1 प्लस x2 प्लस मतलब इंडेक्स में xk है। और हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ u पूछा है। तो मैंने एक्चुअली क्या किया था ना कि मैंने k को, है ना, हमारे पास 5 वैल्यूज है तो मैंने k को ऑल 5 वैल्यूज से फिक्स करके एक्सपेक्टेशन ऑफ u निकालना चाहा, पर वो तो फिर कुछ हुआ ही नहीं, गलत हो रहा है। मतलब अब मेरे को ये समझ नहीं आया कि मैं समझ गलत रहा हूँ या फिर अप्रोच गलत है, कुछ भी समझ नहीं आया इसके आगे मुझे। अप्रोच ही गलत। देखो होगा क्या, यहाँ पे ना x खुद रैंडम वेरिएबल है, k भी रैंडम वेरिएबल है, वही k इंडेक्स में भी है यहाँ पे, मतलब रैंडम वेरिएबल यहाँ इंडेक्स में है। वही सर समझ आया कि खुद ही एक रैंडम वेरिएबल और फिर यहाँ पे मतलब एक साथ दो जगह लिखा है ना, वही। यही है। तो x1 से x5 5,1/2। ओके, अब आप होगा क्या, यहाँ पे जो आपसे u बनाया है तो ये xk है, तो अभी k को तो पहले मुझे फिक्स करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए, ये चीज़ है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए अगर मैं ये वाला रूल लगाऊं e ऑफ u गिवन k, हम k को फिक्स कर देते हैं। जब ऐसा रहता है ना, जब कहीं डिपेंड कर रहा है x पे, x और y पे, जैसे कई जगह दिया होता है ना कि मान लो x बाइनोमियल समथिंग है, y गिवन x बाइनोमियल x, 1 है, तो यहाँ x फिक्स करना पड़ेगा ना, n करेंगे तो यहाँ n हो जाएगा। तो वैसा, तो यहाँ पे मुझे कंडीशनल यूज़ करना पड़ेगा। सो अगर आप इस तरीके से करो तो बताओ क्या होगा अब। तो अगर k गिवन है तो k 0 है ना, तो यहाँ पे अब आप इसके रेस्पेक्ट में सोचो। देख सकते हैं ना हाँ सर, जब मीन्स u में इस सारे वेरिएबल्स अगर मैं k को 1 फिक्स करता हूँ तो u होगा x1, और फिर अगर k को 2 फिक्स करता हूँ तो u होगा x1 प्लस x2। सही सोचो। देन तो ऐसे k की 5 वैल्यूज के लिए हमें 5 u मिलेंगे, तो फिर टोटल एक्सपेक्ट मतलब सबका इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन फाइंड करके ऐड करना पड़ेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ जाएगी, जैसे k 0 है k 1 है, सब इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगा। सर k तो इंडेक्स में ही है ना, और जो हमारे x रैंडम वेरिएबल्स है वो तो बाइनोमियल, मतलब पता ही डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वैसे नहीं निकाल सकता। तो आप k का कहाँ यूज़ कर रहे हो, आप k के डिस्ट्रीब्यूशन को कहीं यूज़ कर रहे हो, k के डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज़ हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ k कहाँ यूज़ हो रहा है आपने। सर यही पॉइंट तो समझ नहीं आ रहा है कि k अचानक से मीन्स, मतलब यहाँ मुझे k वैल्यू दी हुई है हाँ और जी, आप तो बोल रहे इसमें हो क्या कि k होगा, दिस रैंडम इज वेरिएबल फंक्शन है। ऑफ k। अरे बोलो, यहाँ दिख तो रहा है k रैंडम वेरिएबल, वैल्यू कहाँ है, सम ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होता है रैंडम वेरिएबल ही होता है फिर। मीन्स, वो नहीं u के मतलब u जब लिखा है वहां पे तो k वैल्यूज में डिफाइंड है ना। हाँ तो मतलब k u भी रैंडम वेरिएबल है, ओके। u भी हाँ रैंडम वेरिएबल, इसमें क्या है। तो सिंपल कहने का मतलब ये, यहाँ जब आप अब ये पहले निकालने की कोशिश करो, अगर आप ये निकाल लोगे तो ये फंक्शन ऑफ k आ जाएगा। अब k आपको पता है कि k का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, सो k का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 5,12, तो अब ये हो जाएगा, है ना, ये तो आप जानते हो g ऑफ k जो भी आएगा। तो पहले फंक्शन ऑफ k निकाल लो, पहले ये क्वांटिटी निकालने की कोशिश करो, तो ये कोई फंक्शन ऑफ k आएगा फिर निकल आएगा। तो मुझे मेनली हटाना है पहले एक्साइज को, तो 0 के करस्पॉन्डिंग तो चलो 0 हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ u, है ना। जब k 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि k 0 है तो u का तो 0 हो जाएगा एक्सपेक्टेशन। सो बाकी वी हैव टू कंसीडर दीज केसेस। तो फर्दर जो भी होगा कंडीशन, क्योंकि k 0 है तो 0 रैंडम वेरिएबल लिया, 1 है तो 1 लिया, 2 है तो 2 लिया, 3 है तो 3 लिया, तो कंबाइनली आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना।
ठीक है। तो u को तो आप ऐसे भी लिख सकते थे चाहो तो, इसे x0 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, मतलब ये तो चल रहा है, डॉट चलता रहेगा xk तक, है ना, जहाँ k कैन टेक वैल्यू 0 1 2 अप टू 5। अब यहाँ x0 जो है वो डीजेनरेट है 0 पे, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कंबाइन करके u को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। x0 जहाँ 0 है तो मैं 0 लिख सकता था, बस समझाने के लिए लिखा हूँ कि जब k 0 लोगे तो x0 बचेगा, है ना, k 1 लोगे तो x1 बचेगा। तो इस u जो दो पार्ट में है उसको हम एक पार्ट में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, x0 से यहाँ तक। x0 क्या है, तो x0 इज डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल एट 0, तो वैसा। अब लगाओ इस पे डबल एक्सपेक्टेशन, बताओ फर्दर भाई। तो यू कैन इग्नोर x0, कहने का मतलब ये ना, x0 तो 0 ही है, तो यू कैन इग्नोर, क्योंकि 0 0 हो जाएगा। चलो मैं एक थ्योरम याद दिलाता हूँ। तो कि इसमें ये है, अगर आपसे पूछा जाए x1 x2 xn r IID कुछ भी, क्या लिखते थे जी हम, बाइनोमियल m कॉमा p मान लीजिए। अब हम क्या लिखना चाह रहे हैं, या इतना लिखने के बजाय छोड़ो, ऐसे लिखो कि सिंपल x इज बाइनोमियल mp एंड y इज बाइनोमियल np एंड दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आप बताइए x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू सम n, तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है जी, ये मान लो t है फॉर एग्जांपल, तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई देख के बताओ। x given x plus y is equal to t has what distribution? थ्योरम है ना, बुक में देख के बताओ, या मैंने क्लास में भी लिखाए हैं। चेक करो, रोहित की वाली बुक में भी, हर बुक में, क्लास में मैंने लिखा है, नोट्स देख के बताओ कि बाइनोमियल है, हो गया क्या ये, किसी को नहीं पता है, ऐसे कैसे भाई। हाइपरजोमेट्रिक हाँ, हाइपरजोमेट्रिक विथ व्हाट पैरामीटर्स, m comma t comma p m plus नहीं, n पहले comma m t प्लस comma n comma t comma n t कॉमा फिर जो x पहले आया ना m, जी थैंक यू। तो यहाँ से आपसे पूछा जाए e ऑफ x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू t, ये कितना आएगा, तो ये तो हम जानते हैं ना कितना, m कॉमा t अपॉन सर यही ना, क्योंकि ये n होता था, ये m होता नहीं था। था, हाँ, पैरामीटर में टी नहीं होगा, पहले एम होगा, वही आपने चेक, एम लिखवाया था पहले। नहीं एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, मुझसे गलती भी एक दो बार हुई थी ऊपर नीचे, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इंटरचेंज भी हो गया था, एक बार ऐसा हुआ था, मतलब 3 बैच पढ़ाए थे ना, तो एक बार चेक करना कि इसमें प्रूफ लिख दें, प्रूफ तो आसान है, इसका प्रूफ कर लो थोड़े, क्योंकि मैंने एम लिखा हुआ है बीच में। तो अभी ठीक कर लेना, देख लेते हैं एम ही होगा या एन होगा। सो यहाँ पे मेनली क्या आता है, एन एम एन जितने ड्रॉ हो रहे हैं, तो एम क्या है यहाँ पे, टी ले रहा हूँ, एम क्या होता है, मतलब हाइपरजोमेट्रिक में क्या है एन, मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें आप देख के बताओ, तो अलग अलग अगर बता रहे हो तो इसका मतलब मैं देख लेता हूँ कहीं गलती तो नहीं हुई है, तो चेक कर लेते हैं, वो तो चेक करना पड़ेगा उसके लिए। तो इस तरह से है ना, तो ऐसा होता था, और इसमें से हम एन सेलेक्ट करते हैं, सो वैसा है। पर ये एक्सपेक्टेशन आपने सही लिखा है, ये सही है, ये सर आपने जो लिखा है वो सही है। हाँ, नहीं तो जैसे इसमें अगर तुम उसको करेक्ट कर लेना भाई, x प्लस वाई बराबर टी, तो ऐसे मुश्किल नहीं है, मैं प्रूफ एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी, इसका प्रूफ बहुत आसान है, ये प्रूफ लिख रहा हूँ,
तो 2 लाइन में देखते हैं, प्रूफ हो जाएगा जल्दी। यहाँ से लिखोगे तो x तो x है, तो y बराबर बनेगा t माइनस एक्स, और यहाँ रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू टी। अब चूंकि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो इसको मैं अलग अलग कर, मैं शॉर्टकट में प्रूफ लिख रहा हूँ, तो अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ से x का PMF, x तो बाइनोमियल था, सो m चूज x p की पावर x 1 माइनस p की पावर m माइनस x, ठीक है। एंड यहाँ से आ जाएगा t माइनस एक्स, सो n चूज t माइनस एक्स p की पावर t माइनस एक्स 1 माइनस p की पावर t माइनस सॉरी n माइनस t प्लस x, ये आ जाएगा अपॉन x प्लस वाई बराबर t। तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि ये होगा बाइनोमियल m प्लस n कॉमा p, तो ये हो जाएगा m प्लस n चूज t p की पावर t 1 माइनस p की पावर m प्लस n माइनस t। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये और ये मिल के इसको कैंसिल कर देगा, ध्यान से देखो, p की पावर x t माइनस एक्स p की पावर t, ये दोनों मिल के इसको कैंसिल कर देगा। सो अब आ गया m चूज x n चूज t माइनस एक्स अपॉन m प्लस n चूज t। अब इसको आप ठीक से वो करो, क्या बोलते हैं, फिट करो नेगेटिव बाइनोमियल पे। तो नेगेटिव सॉरी हाइपर ज्योमेट्रिक का एक्चुअल जो पीएमएफ हम लोग लिखते हैं, जब ये पैरामीटर होता है ना n m n, तो उसमें क्या होता है, क्या आता है यहाँ पे m चूज x, फिर ये होता है n माइनस m चूज n माइनस x, है ना, स्मॉल n माइनस x अपॉन कैपिटल में n cn n चूज cn स्मॉल n, यही n ना, चूज यही था। तो अब कंपेयर करो, तो इसको कंपेयर करो, बताओ m किसके इक्वल है ना, दिख जाएगा। तो अब इसको चेक करते हैं, सही लिखा हुआ है, स्मॉल n t है, तो इसका मतलब ये t बाद में ही आएगा, और सही है, चेक करो n की जगह t है ना, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, n की ठीक है ना, सही, हाँ सही है। तो टोटल कितना हो गया, कैपिटल n की जगह m प्लस n है, तो यहाँ m प्लस n, स्मॉल n की जगह t है, तो ठीक है, यहाँ t वो प्रार्थना सही बता रही है, एक बार चेक कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, एक बार आप लोग भी चेक कर लो, m बराबर स्मॉल m और यहाँ t, अब सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा फार्मूला अब, है ना, क्योंकि तो इसका फार्मूला जो होता है, क्योंकि मान लो x अगर है हाइपर ज्योमेट्रिक विथ n m स्मॉल m, बाकी जिनका भी गलत है एक बार चेक कर लो, है ना, तो उसको करेक्ट कर लो। e ऑफ x जो होगा n m बाई n, ये फॉर्मूला होता है, तो ये लगाओ, तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा पिछले क्वेश्चन में, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसका जो यहाँ से एक्सपेक्टेशन आएगा n मतलब t m अपॉन m प्लस n, चेक कर लो, किसी को क्वेरी है तो अभी भी पूछिए, ये फॉर्मूला है ना, मतलब mt कहने का मतलब mt अपॉन m प्लस n। तो ये एक थ्योरम हो गया जो अभी यूज होगा, ठीक है, दिस थ्योरम विल बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, पीछे वाले क्वेश्चन में ये थ्योरम यूज होगा, और ये इसका प्रूफ है थ्योरम का, है ना, ये है। तो यहाँ से फाइनली हमने प्रूफ क्या किया कि x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी इज हाइपर ज्योमेट्रिक m प्लस n कॉमा m, तो m की जगह है कैपिटल M कितना है भाई, एक m एंड t है हमारे पास n t, ये है, ठीक है जी, इसको ठीक कर लो। तो एनीवे अब आते हैं, देखो भाई अब तुम इसको फिट करो, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला फिट होगा, अब कैसे फिट होगा अब ये समझा देता हूँ, बाकी कर लोगे आगे। तो यहाँ है क्या, जब आप यहाँ पुट करोगे इस वाले फॉर्मूले में, सो e ऑफ u की जगह आप रखोगे, तो x0 हटा देता हूँ क्योंकि x0 तो 0 ही है, तो मेनली x1 से लिखता हूँ, x1 x2 x3 x4 कहाँ तक जाएगा, xk तक जाएगा, राइट। तो क्योंकि यहाँ k गिवन है ना, तो u क्या है, k तक ही तो है, xk गिवन k क्या है, x1 x2 xk,
फिर xk+1 से लेके x5 तक, इसको ठीक से समझना। तो ये मैंने लिख दिया, मतलब मैंने इसको लिखा है ई है, u की जगह ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है। x0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x0 0 ही है इसीलिए। अब k क्या है, तो k आपको दे रखा है, तो मैं बस ये इसलिए लिखा हूँ समझाने के लिए कि 5 जो है ना, क्योंकि k की वैल्यू तो 0 1 2 अप टू 5, तो ये k की मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है, तो k इस बीच में ही होगा। ये दो रैंडम वेरिएबल का सम है, तो जो इतना है वो ये है एक्स्ट्रा, ठीक से समझो। तो इसको मैं अगर ठीक से लिख के और समझाऊं आपको, तो ये कुछ ऐसा है, e ऑफ x गिवन x प्लस वाई, ऐसा है। बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हूँ, यही वाला फॉर्मूला। अगर मैं ऐसे ही डायरेक्टली लिखता कि e ऑफ, जैसे t नहीं लिखता मैं एग्जाम्पल के लिए, तो t की जगह मुझे x प्लस वाई लिखना पड़ता है यहाँ पे, जो x प्लस वाई की वैल्यू होगी, कहने का मतलब वो है। तो अगर t यहाँ लिख रहे हो तो t किसकी वैल्यू थी, x प्लस वाई की, तो वो यूज़ करना पड़ेगा। चलो लिखो। तो अब बताओ ये किसके इक्वल आएगा इस क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू क्या है, तो इससे काम हो जाएगा आपका। तो मैं ये कह रहा हूँ ये आपका x है, ये x है और ये y है, समझाने के लिए। तो e ऑफ, अब बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई, तो पहले ये डिसाइड कर लो। यहाँ k अभी है ना फिक्स किया, k गिवन था, है ना, k इज गिवन, तो k कोई फिक्स नंबर यहाँ पे समझ रहे हैं। तो x1 से लेके xk तक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, और xk+1 से x5 तक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये बता पाओगे? x1 से k यहाँ फिक्स नंबर है, k कोई स्मॉल k लिख रहा हूँ, कांस्टेंट, कोई गिवन k है मतलब k फिक्स है, ये कोई बताओ। तो ये हो जाएगा बाइनोमियल k, 1/2, और ये हो जाएगा बाइनोमियल, कितने टर्म्स हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 5 - k, 1/2। तो इसको मैंने अभी के लिए कैपिटल X बोला है आपके समझ के लिए, और इसको मैंने कैपिटल Y बोला है। तो ये मेरा कैपिटल X है, x1 से xk, y, तो x है बाइनोमियल k, 1/2, x और y है दिस। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो हमने अभी पढ़ा है, उस थ्योरम के हिसाब से, देखो मैं इधर लिख देता हूँ। तो अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि x मैंने जिसका नाम रखा है वो है बाइनोमियल k, 1/2, y जिसका नाम रखा है वो है बाइनोमियल 5 - k, 1/2। तो x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू सम t अभी अपने कन्वीनियंट के लिए लिख रहा हूँ। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या बनेगा मुझे ये बताओ, इस वाले सिचुएशन में वो थ्योरम लगाओ। तो ये क्या होगा, दिस विल बी हाइपर ज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर m+n, यही था ना, बाइनोमियल n, p, बाइनो m लिखा था पहले, m, p, n, p, काइंड ऑफ ऐसा था भाई। ये थ्योरम यूज कर रहा हूँ, ये वाला थ्योरम, ठीक है। तो m, p, तो m+n, तो m+n कितना 5, फिर क्या आया था m जो पहले है, तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ k, और कितना था फिर t मतलब जो यहाँ पे है, तो t लिखो या x प्लस वाई लिखो, अब आपकी मर्जी है, ठीक। ओके, सो नाउ अगर यहाँ से पूछा जाए e ऑफ x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू t कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × m/n, ये हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं आप ऐसे ही लिखो e ऑफ x गिवन y, तो कोई बात नहीं, t हटा के x प्लस वाई आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो अब आपके क्वेश्चन में आते हैं, तो यही मैंने निकाला है अभी, आप देखोगे ध्यान से तो ये है। तो वापस आओ यहाँ पे, तो वापस आओगे और आपका x प्लस वाई है क्या, x प्लस वाई अगर देखोगे आपके क्वेश्चन में ना, ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में x प्लस वाई जो है, x था x1 से लेके xk तक, कि x है, और y है xk+1 से लेके x5 तक, तो x प्लस वाई लिख रहा हूँ, है ना, ये x है और ये y है। तो x प्लस वाई किसके इक्वल है आपका, ये पूछ रहा हूँ, ये k ही तो है, x प्लस वाई कैपिटल k है, मैं ये कह रहा हूँ x प्लस वाई आपके क्वेश्चन में कैपिटल k है। ये जो x प्लस वाई है x1 से x5 तक है, और क्वेश्चन में लिख रखा है x1 से x5 k है। तो फाइनली हुआ क्या यहाँ पे, ये बताओ, अभी मैं लिखूँ क्या। तो ये सब वो क्वेश्चन जब क्लिक करे एग्जाम में करो, नहीं करे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 2023 का पेपर है। मैं बता दूं 23 में फर्स्ट रैंक 59 मार्क्स पे था, है ना, सेकेंड रैंक 55 मार्क्स पे था, है ना, 23 में ही था ना वो संबित घोष, सेकेंड रैंक 55 मार्क्स था एग्जैक्ट,
ये चीज़ें हैं। तो ये वो पेपर था 23 वाला कि जो फर्स्ट रैंकर है उस 59 स्कोर कर पाया वो। तो मतलब जितने बच्चे 3000 एग्जाम दिए 3000 में सबसे हाईएस्ट स्कोरर का 59 मार्क्स आया था। ये चीज़ें हैं। और जो 100 में 30 ले आया उसका रैंक अराउंड 90 और 100 के बीच था 30 मार्क्स पे इस पेपर में। इसी 23 में ही जिसके 45 मार्क्स थे उसके 15 रैंक थे। तो वो डिपेंड करता है ईयर पे और पेपर के लेवल पे ना कि किस लेवल का पेपर है। एनीवे तो अगर हो रहा है करो, नहीं तो छोड़ दो, कोई जरूरी थोड़ी 100 में 100 लाने हैं। मतलब आसान होगा तो सब करेंगे, ना मुश्किल होगा सबके लिए मुश्किल होगा। अब जो बच्चा जितना बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा उसके अकॉर्डिंग रैंक आएगा। तो इसका टेंशन लेना नहीं आपको कि 100 में 100 लाने हैं। जो हो पा रहा है करो, बेस्ट दो अपना, और जो डिजर्व करो वही मिलेगा ना। ये चीज़ें हैं तो जितनी मेहनत की होगे उतना कर पाओगे। तो एनीवे कुछ लोग किए भी होंगे, ऐसे बच्चे भी होंगे जो किए होंगे। सो अब बताओ आंसर क्या आया। तो फाइनली एक्स गिवन एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई कुछ और नहीं के है। मैं फिर से कह रहा हूँ यही के था ना, दिस वॉज योर के। तो मैं समझाने के लिए लिखा हूँ ये जो एक्स प्लस वाई दिस इज के ओनली। ये एक्स है ये वाई है तो के है आपके पास। ये जो एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है दिस इज के एक्चुअली। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, यहाँ था ना एक्स प्लस वाई इंटू के इंटू 5, सो के इंटू के बाई 5। तो ये हो गया के स्क्वायर बाई 5 यहाँ पे। बस कैलकुलेशन एरर ना हो देख लेना, तो इसमें दिक्कत है। तो फाइनली क्या बनेगा ये, तो इसका आंसर बना हमारे पास के इंटू के बाई 5। ये फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला वहाँ से लिख रहा हूँ मैं, के इंटू मतलब के स्क्वायर बाई 5। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ आ गया के स्क्वायर बाई 5, 1/5 बाहर करो, एक्सपेक्टेशन ऑफ के स्क्वायर। और के क्या था, के वॉज इटसेल्फ बाइनोमियल, के वॉज बाइनोमियल 5,5। तो बता पाओगे के का डिस्ट्रीब्यूशन अगर बाइनोमियल 5,5 है तो ई ऑफ के स्क्वायर क्या होगा। के वॉज बाइनोमियल 5,5, तो ई ऑफ के इज 5/2, वेरिएंस ऑफ के इज 5/4। तो यहाँ से ई ऑफ के स्क्वायर कितना आएगा, वेरिएंस 30/4। अच्छा हाँ सर प्लस मीन एक स्क्वायर, बार तो ये 25/4 तो आ गया 30/4 है। कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 15/2 इज इट। पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पुट करेंगे 1/5 इंटू 15/2 कितना आया 3/2। तो आंसर इज 3/2। देख लो। तो इतनी स्टोरी है इस क्वेश्चन का। ओके यहाँ तक। यस सर, एक्चुअली अब मैं समझा। मीन्स ये क्वेश्चन में है ना 2 बार रैंडम वेरिएबल्स का यूज करना था। एक तो एक्स खुद ही रैंडम वेरिएबल थे, के भी रैंडम वेरिएबल है, और फिर साथ में यू भी एक रैंडम वेरिएबल, मतलब हाँ रैंडम वेरिएबल अंदर अंदर रैंडम वेरिएबल। तो ये एक्साइज के फिर यू, और यू में एक्साई और के दोनों आया है इसीलिए। यस सर, वो तो यू रैंडम गिवन, वेरिएबल अंदर ही हाँ अंदर इस्तेमाल हो रहे थे, तो वो समझ नहीं आ रहा था। पर थोड़ी सी क्लैरिटी आई है सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए अभी मुझे। इसको 2-3-4 बार सॉल्व करोगे तो आपको समझ आने लगेगा हो क्या रहा है। ये चीजें हैं है ना। फर्स्ट टाइम कोई भी चीजें मुश्किल लगती हैं तो वैसा है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस, कई बार प्रैक्टिस करोगे है ना। रिवीजन इज द की। आपको रिवीजन जितनी ज़्यादा रिवाइज करो उतनी क्लैरिटी आएगी चीज़ों को लेके। ये चीज़ है ना। तो एनीवे आज ही स्टॉप करते। आज तो मैं ये करने मतलब दूसरा वाला कर नहीं पाया, तो आज हमने यही वाला डिस्कस किया है। और जिन लोगों का था उनका कल डिस्कशन। तो अभी हमने PYQ मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जिनका स्टैंडर्ड रह गया जो बता रहे थे उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल आपका ये डिस्कशन होगा है ना। तो ये रह गया ना हमारा, तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल की जो क्लास होगी 7 to 9 उसमें PYQ स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस होगा। ठीक है, तो ये वाला इसका डाउट्स कल उसका नहीं बताऊंगा, कल इसका ही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आज हो गया, जिन लोगों ने किया उनका हो गया। तो यू सॉल्व दिस टुडे, कल इसकी डाउट क्लास होगी। मतलब इससे जो भी क्वेश्चन आपके फंसे होंगे इसमें उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। उसमें तो 80-90 क्वेश्चन थे है ना, 90 के आसपास उसमें क्वेश्चन था। इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें 25 क्वेश्चन है ओनली है ना। तो इसमें ओनली 25 क्वेश्चन है, उसमें 89 अराउंड 90 क्वेश्चन थे। तो ये है। ठीक है जी, कल मिलते हैं। थैंक यू अभी के लिए। अभी ऐसे 2027 बैच की क्लास है ना, जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है तो